प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अब तो आप सबों के लिए अपना विद्यालय भी कक्षा शुरू कर रही है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए आदेश पारित कर दिया है ना? खुशी की बात। तो आप सभी अपने विद्यालय के शिक्षकों से अपनी कक्षा में भी ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन की कंटेंट्स भी आप सबों को प्राप्त होते रहेंगे। बच्चों, आज हम अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताएं कि आपकी कक्षा के विज्ञान विषय के पाठ 8 है ना, सजीवों में गति, मोशन इन लिविंग्स से संबंधित अपने पिछले के 2 लगातार वीडियो में आपको मानव शरीर की संरचना में अस्थियों और मांसपेशियों के योगदान के बारे में आपको बताया। साथ ही साथ आपको अपने शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अस्थि की संधियां, उसके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। आज हम जीव जगत के कुछ उदाहरण जैसे केंचुआ, घोंघा, तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प आदि जैसे जंतुओं में होने वाले गति के तरीकों की जानकारी आपको देते हैं। तो आइए हम जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस श्रेणी में हम सबसे पहले केंचुआ में होने वाली गति के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, आपने अपने बागानों में खास करके जब मिट्टी को कोड़ते होंगे प्यारे बच्चों, हम विभिन्न जंतुओं की श्रेणी में सबसे पहले आपके साथ केंचुआ, जिसे अंग्रेजी में अर्थवर्म कहा जाता है, उसमें होने वाले गति के बारे में वर्णन करेंगे। आपने केंचुए को तो देखा होगा अपने बागानों में या खेतों में, खासकर बरसात के दिनों में निश्चित रूप से आपने केंचुए को देखा होगा। केंचुए को बहुत सारे हमारे बच्चे स्पर्श करके, छू करके भी देखे होंगे कि उसके शरीर में कोई भी अस्थियां नहीं होती है, लेकिन शरीर विभिन्न खंडों या वलयों का बना होता है ना? कहने का मतलब अस्थियां नहीं होती तो केवल मांसपेशियां होती है, और यही मांसपेशियां शरीर को फैलाकर और सिकोड़ कर, है ना, ये गति का कारण बनती है, जिसके कारण केंचुआ स्थान परिवर्तन करता है। साथ ही साथ केंचुए के शरीर के निचले हिस्से को यदि आप उसके पूंछ से सिर के हिस्से की तरफ कुछ महीन सी लकड़ी के टुकड़े से आप गति करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसे सुक या सेटी कहा जाता है, और ये पेशियों से जुड़े होते हैं। चलते समय केंचुआ मिट्टी में शरीर की पकड़ को इन्हीं सूक या सेटी के द्वारा बनाते हैं, है ना? और जब वो चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो अपने शरीर के पिछले भाग को मिट्टी को पकड़ लेता है सूकों के सहारे, और अगले भाग को फैलाकर आगे बढ़ाता है। तत्पश्चात वह अगले भाग को मिट्टी से फिर जकड़ लेता है उसी प्रकार अपने सूकों से, और पिछले भाग को स्वतंत्र करके उसे आगे खींच लेता है। बार बार इस प्रक्रिया को दोहराता है और वह आगे बढ़ता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, तीर के सहारे केंचुए की गति को आपके लिए दिखाया जा रहा है बच्चों, है ना? आप यहाँ पर केंचुए की गति को समझ सकते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण के रूप में घोंघा है। घोंघा भी जो है, यह नम एवं छायादार स्थानों में, आपके स्कूल के जो बगीचे हैं जहाँ पर पेड़ हैं,
है ना, पेड़ की पत्तियां गिरकर सड़ रही हैं उन स्थानों पर, अथवा अपने गांव में भी आप अपने घर के पीछे के जो आपकी बारियां हैं उसमें आप इसे देख सकते हो। यह नम एवं छायादार स्थानों में रहने वाला जीव है ना, लेकिन जो ही आप उसको स्पर्श करते हो या यह खतरे का अनुभव करता है तो आप देखेंगे यह अपने शरीर को सिकोड़ कर एक कवचनुमा खोल के अंदर डाल लेता है। लेकिन जब इसे खतरे का आभास नहीं होता तो पुनः यह अपने शरीर को बाहर निकालता है, और तब आप देखेंगे कि इसके अग्र सिरे पर सिरनुमा एक आकृति होती है जिससे कि पतली पतली दो संरचनाएं संस्पर्शक बाहर की ओर निकलते हैं, है ना। लेकिन बाकी का पूरा शरीर मोटा मांसल संरचना का बना होता है ना बच्चों। और मोटा मांसल जो संरचना है यह दृढ़ कड़ी मांसपेशियों का बना होता है, जिसके कि बार बार यानी क्रमागत फैलने और संकुचन करने से एक लहरदार गति सी होती है और केचुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है ना। बहुत रोचक बच्चों। अगले उदाहरण में तिलचट्टा है बच्चों। तिलचट्टा घरों के अंदर रात्रि में आप इसे उड़ते हुए इधर उधर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यह नम आर्द्र और अंधेरे स्थानों में पाए जाने वाला जीव है ना। भूरे भूरे रंग के केचुए, भूरे भूरे रंग के तिलचट्टे, है ना, आप देखे होंगे। इसमें गति के लिए दो प्रकार के अंग होते हैं। पहला है 3 जोड़े पैर जो उसके शरीर के निचले हिस्से से लगे होते हैं, साथ ही 2 जोड़े पंख जो इसके शरीर के ऊपरी हिस्से से यानी पीठ के पास लगे होते हैं। साथ ही इसका शरीर ऊपर से कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है जो उसके शरीर के विभिन्न खंडों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है। यदि कभी कोई तिलचट्टा उल्टा भाग से पड़ा हुआ होता है तो आप देखेंगे कि उसके शरीर के निचले हिस्से पर बहुत सारी पतली पतली धारियां होती है जो कि खंड कहलाती है ना। और आप इसके वक्ष पर आप देखेंगे सिर का हिस्सा स्पष्ट रूप से 2 भागों में, ऐसे तो 3 भाग होते हैं, एक सिर होता है, दूसरा थोरैक्स होता है और तीसरा उदर का हिस्सा होता है ना बच्चों, पेट का हिस्सा। लेकिन इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके वक्ष पर ही जो है नीचे की ओर 3 जोड़े पैर होते हैं और ऊपर की ओर क्या होते हैं, पंख लगे हुए होते हैं। अब इसके पैरों को आप ध्यान से देखिए। इसके आगे के जो 2 जोड़े पैर होते हैं ये छोटे पतले संकड़े होते हैं, लेकिन पीछे का पैर आप देखिएगा तो ये चौड़े भी होते हैं, थोड़ा मांसल होते हैं, पतले तो होते ही हैं लेकिन लंबे होते हैं, है ना। और इन्हीं पैर की पेशियों के सहारे, है ना, तिलचट्टा जमीन पर चल सकता है, दीवार पर भी चल सकता है, और लेकिन यह वक्ष की जो पेशियां हैं उसके सहारे पंखों को जो गति देती हैं वक्ष की पेशियां, वह उसे उड़ने में मदद करती हैं। हमारा अगला उदाहरण बच्चों के रूप में पक्षी है। आप सभी जानते हो कि पक्षी हवा में उड़ते हैं और ज़मीन पर चलते हैं। साथ ही कुछ हमारे ऐसे भी पक्षी होते हैं जैसे बत्तख, हंस, ये पानी में भी तैरते हैं बच्चों। तो इनकी जो गति है मुख्य रूप से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ज़मीन पर चलने के लिए पक्षियों में क्या होते हैं, 1 जोड़े पैर होते हैं, लेकिन हवा में उड़ने के लिए इन्हें क्या होते हैं, 1 जोड़े पंख, जिसे कि हम अंग्रेजी में विंग्स कहते हैं, है ना। पंख शब्द तो बहुत बार आता है, लेकिन पक्षी के उदाहरण के रूप में पक्षी के केस में हम इसे क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। और अब उड़ने के लिए इनका अनुकूलन देखना पड़ेगा। ऐसे तो आप पिछले हमारे वीडियो में भी आपने इसके बारे में देखा और पढ़ा भी है। वायवीय अनुकूलन में बताया गया था कि पक्षी के शरीर की हड्डियों में वायुकोष्ठ होता है, तो वायुकोष्ठ की उपस्थिति के कारण ये हल्की होती है लेकिन बहुत मजबूत होती हैं हड्डियाँ, है ना। पिछले पैर की अस्थियां और पेशियां उसे ज़मीन पर चलने में अथवा पेड़ की टहनियों पर बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। लेकिन अगले पैर की जो हड्डियां हैं ये रूपांतरित होकर, मॉडिफाइड होकर पंख बनाती हैं, विंग्स का निर्माण करती हैं।
और कंधे एवं वक्ष की अस्थियां और उसकी जो मांसपेशियां हैं इसको सपोर्ट देने वाली, ये काफ़ी मजबूत होती हैं, जो उसे उड़ने में मदद करती है और थकने नहीं देती है बच्चों। हमारा अगला उदाहरण मछली का है बच्चों, है ना। आप सभी जानते हैं और आपने बचपन से ही जो है राइम्स याद किया होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानी मछलियाँ पानी में रहती है और पानी में रहने के लिए उनका जो शरीर है पूरी तरह अनुकूलित होता है ना। सबसे पहला क्या है कि इनका जो शरीर नौकाकार या धारा रेखीय होता है। आप ये देखे होंगे कि मछली का सिर एवं पूंछ, है ना, उसके बीच वाले भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। ऐसा ही जो शरीर का आकार है यह क्या कहलाता है, धारा रेखीय कहलाता है या नौकाकार कहलाता है बच्चों। और यह जो रूप है उसे पानी में गति करने में सहायक होता है। साथ ही आप चित्र में देखिए मछली का कंकाल आपको दिखाया जा रहा है, कांटा केवल, है ना, यह दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरते समय मछलियों के शरीर का अगला भाग, अब आप बगल के चित्र में देखिए जिसमें कि मछलियों को 4 चित्र के सहारे गति दिखाया जा रहा है, तो अगला भाग यानी सिर का भाग मछली जिधर जाना चाहती है तो अपनी इच्छित दिशा की ओर मोड़ती है। लेकिन ठीक इसके उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में पूंछ जो है तीव्रता से झटका मारता है ना, तीव्रता से झटका मारता है तो शरीर क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। और इसी तरह से क्रमिक चाल से दोनों ओर पूंछ के द्वारा लगातार झटके मारने से और शरीर पर उसके जो पंख होते हैं, है ना, फिन्स, मछली के केस में उसका नाम क्या हो जाता है, फिन्स। इन फिन्स और पुच्छ पंख के सहारे मछलियां लगातार अपने शरीर को जल में संतुलित करते हुए इच्छित दिशा में गति करती रहती है बच्चों। है ना बहुत रोचक बात। आप चित्र के सहारे इसको देख ले के और समझ सकते हैं बच्चों। हमारा अंतिम उदाहरण के रूप में सर्प है, स्नेक। आप सभी इस लंबे प्राणी को, है ना, बेलनाकार शरीर वाले प्राणी सांप के को तो जरूर देखा होगा। आइए हम इसकी शारीरिक बनावट किस प्रकार गति करते हैं इसके बारे में जानें। सर्प का जो मेरुदंड होता है यह काफ़ी लंबा होता है और शरीर की पेशियां छोटी छोटी होती हैं लेकिन असंख्य होती है। लेकिन एक खास बात है कि इनकी शरीर की जो छोटी मांसपेशियां होती है कमज़ोर भी होती है, लेकिन वे आपस में एक दूसरे से एकदम जुड़ी होती है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ी होती है। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। इस प्रकार जब सर्प चलता है तो वह अनेक वलयों में मोड़ कर चलता है। वलय आप समझते हैं, तो अर्धगोलाकार संरचना वलय, है ना। और जब वह चलने को होता है तो सबसे पहले सिर की तरफ से एक वलय बनाना शुरू करता है और उस वलय को आगे की ओर धकेलता है और इस तरह से शरीर का अन्य पीछे का भी हिस्सा जो है वो वलय बनाता है ना, अर्धचंद्राकार। और इस तरह से प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धक्का देता रहता है। इस कारण सांप धरती पर बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ता है बच्चों। लेकिन साथ ही आप यह देखेंगे सांप को, जब कोई सांप मरा हुआ होता है तो आप उस समय उसको उल्टा करके अधर तल पर, है ना, जो जमीन की तरफ सटा हुआ हिस्सा, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको चौड़े चौड़े सल्क स्केल्स दिखाई पड़ेंगे जो चलते समय वह जमीन को पकड़ने के लिए, है ना, उसको मदद करते हैं। तो इन दोनों संरचनाओं के कारण सांप बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन कभी भी सांप सीधी रेखा में गति नहीं करता है बच्चों। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के जंतुओं में होने वाली गति के बारे में आपको बताया। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक से, है ना, विभिन्न सब्जेक्ट्स में अथवा विज्ञान विषय के अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।